ठीक है, उसका यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हाँ सर। हाँ। सेम कहानी इसका जो सेकेंड पार्ट है, तो जिसे हम बोले डायरेक्ट जो है फॉर्मूला लगा करके, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके, बस है ना, एक लाइन ये उसको आना चाहिए, डायरेक्टली वो पुट कर देते हैं। सेम इसका सेकेंड पार्ट में भी जो एक्सिस पे पूछा है, तो अगर जिसको एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला याद है, उससे में आपका बी का वैल्यू म्यू नॉट आई, ठीक है, आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। अब बोलोगे कि कहाँ से आ गया? ऊपर वाला जो फॉर्मूला है बउआ, उसमें हमने 4 पाई की जगह ऊपर जो पाई आर स्क्वायर था, पाई पाई कट किया दीजिए, तो यही आएगा। इसमें सेम बउआ वही आई का वैल्यू से पुट कर देना है आपको। ठीक है, जो क्यू भी अपॉन 2 पाई आर आया, क्यू भी अपॉन 2 पाई आर जो है वो पुट कर देना, हो गया है ना, काट फाट के जो आंसर आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है सर जी। हाँ सर। हाँ, एक छोटा क्वेश्चन और लिखेंगे हम लोग। लिखेंगे अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल हैज रेडियस आर, अ सर्कुलर current carrying coil has radius r, circular current carrying conductor has radius r, full stop. Calculate the distance of the point, calculate the distance of the point from center of coil, calculate the distance of point from center of coil on the axis, from center of coil on the axis where where magnetic induction will be, where magnetic induction will be, magnetic induction will be 1/8 of the value at the center of coil, 1/8 of the value at the center of coil. सर मैग्नेटिक इंडक्शन के बाद। Magnetic induction will be 1/8 of the value at the center of coil, 1/8 of the value at the center of coil. तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे जो है वो आपका क्या होता है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। मैग्नेटिक एक्सिस यही, मैग्नेटिक इंडक्शन का वैल्यू यही होता है एक्सिस पे। ठीक है, और सेंटर पे आपका मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। अब हमने क्वेश्चन में कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा एट एक्सिस पे, वो किस पॉइंट पे एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सेंटर के मैग्नेटिक फील्ड का 8वां पार्ट होगा, 1/8 पार्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। ठीक है, यही पूछ रहा है आपसे, तो कुछ नहीं, एक्सिस का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 इक्वल टू 1/8। सेंटर पे क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। तो म्यू नॉट आई 2, म्यू नॉट आई अपॉन 2 कैंसिल आउट हो गया। 8 को इधर ले जाओगे तो 8 इंटू आर स्क्वायर 8 आर स्क्वायर हो जाएगा, ये आर है तो 8 आर को लेते चले जाओ तो 8 आर इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब हो जाएगा, इक्वल टू आर स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 होगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बता पाएगी? सर पावर उधर चला जाएगा। यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 3/2 है। इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकती हो कि 8r³ है, इसको आप चाहो तो 2r पे पावर 3 लिख सकती है। R√3 कुछ। ठीक है। यहाँ पे चाहो तो आप r² प्लस x² 3/2 पे तो 1/2 लिख सकती है। 1/2 पे पावर 3 है। पावर के ऊपर पावर रहता है मल्टीप्लाई में 3/2 जो है यहाँ लिखा हुआ है। अब ये 3 और ये 3 सेम पावर है, कट जाएगा। ठीक है, बचा क्या? 2r इक्वल टू r² प्लस x² पे पावर हाफ। हाफ का मतलब स्क्वायर रूट है एक्चुअल में। r² प्लस x² का स्क्वायर रूट, उसी को पावर हाफ कहते हैं बउआ, उसी को पावर हाफ कहते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड 4r² हो जाएगा। 4r² इधर कर देंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो r² प्लस x²। 4r² में r² जाएगा 3r², x² बराबर 3r², तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3r², तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू r, √3r। नहीं, क्वेश्चन बहुत टाइम पूछा गया है बउआ, तो इस टाइप का आपको आना चाहिए कि सेंटर पे इतना है तो एक्सिस पे जो है सेंटर का 1/8 1/4 1/12 1/16 कुछ ही टाइप का बना करके आपको दे देगा। हो गया। ठीक है, हाँ। एक क्वेश्चन लिखेंगे, लिखेंगे टू सर्कुलर कॉइल एक्स एंड वाई, टू सर्कुलर कॉइल एक्स एंड वाई, टू सर्कुलर कॉइल एक्स एंड वाई having equal number of turns, having equal number of turns, carrying equal current. Two circular coil x and y having equal number of turn, equal number of turn, carrying equal current in the same sense, carrying equal current in the same sense, subtended same solid angle, subtended same solid angle at सर point O. सेम। Same sense, subtend, SUBTENDED, subtended same solid angle, subtended same solid angle, same solid angle, solid angle at point O, at point O. If a smaller coil X, if a smaller coil X is midway, MIDWAY, is midway between O and Y, between O and Y, then calculate
then calculate ratio of B field, then calculate ratio of B field by TO2 Bx, by2 Bx का मतलब मैग्नेटिक फील्ड टू एक्स क्वाल मैग्नेटिक फील्ड टू वाई क्वाल, वही है By2 Bx एट सेंटर ठीक है, लिखा गया क्वेश्चन बाबू। देखो क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन में इतना ही है बउआ कि आपके पास दो क्वाइल है, एक आपका क्वाइल का नाम जो है Y है, और एक क्वाइल जो है बउआ वो कहा कि जो Y क्वाइल है और पॉइंट O है इसके मिड वे में है, इसका एकदम बीचों बीच में है। तो कोई दूसरा क्वाइल जो है बउआ ऐसा करके आपका रखा गया है, ऐसा करके इसने कहा जो क्वेश्चन कहा है, ठीक है। अगर बउआ ये डिस्टेंस 2r है, डिस्टेंस 2r है, तो ये डिस्टेंस क्या है, r है बाबू, ये डिस्टेंस r है, ठीक है। तो वही पूछा आपसे कि मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो क्या होगा, है ना। देन कैलकुलेट रेशियो ऑफ बी फील्ड बी वाई टू बी एक्स एट सेंटर। तो उसमें आपका ठीक है। अगर मान लीजिए कि इसका रेडियस r है, तो इसका रेडियस क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल क्लास 10th में पढ़ी थी, सिमिलर ट्रायंगल, ये ट्रायंगल सिमिलर है बउआ, सिमिलर कंकरेंसी और सिमिलरिटी पढ़ी होगी, ए ए सिमिलरिटी, एस सिमिलरिटी, एस ए सिमिलरिटी, ऐसा करके है क्लास 10th में पढ़ना मैथ में। तो ये पूरा बड़ा ट्रायंगल जो है और ये छोटा ट्रायंगल, ये क्या है, सिमिलर है। क्या तो आप थेल्स थ्योरम ही पढ़ी होगी बउआ, थेल्स थ्योरम पढ़ी होगी, ठीक है। ये छोटा ट्रायंगल ये पूरा बड़ा ट्रायंगल से सिमिलर है, ठीक है। तो उसमें सिमिलरिटी में बहुत सारा रूल था, उसमें एक रूल एरिया का भी था। अगर सिमिलर ट्रायंगल होता है तो उसका एरिया का रेशियो जो है वो रेडियस के रेशियो के इक्वल होता है। तो जो भी है इसको आप सिमिलर ट्रायंगल से कैसे भी साइड का रेशियो, चूंकि आपको ये r है ये 2r है, डिस्टेंस दुगना दिया हुआ होगा, तो एक डिस्टेंस अगर x लेते हैं तो दूसरा 2x लेते हैं, ठीक है। आप यहां से निकाल सकती है। रेडियस अगर नहीं तो कुछ दिया हुआ है तो आप डिस्टेंस का यूज कर लेंगे इंस्टेंटली कि सिमिलर ट्रायंगल के लिए जो है, सिमिलर ट्रायंगल के लिए जो है, ठीक है। आप समझ में आता होगा कि क्लास 10 का मैथ भी इंपॉर्टेंट होता है। सिमिलर ट्रायंगल के लिए क्या है होगा, जो एरिया का रेशियो है, एरिया जैसे एरिया ऑफ एक्स ट्रायंगल, इसको हम एक्स ट्रायंगल ले लिए हैं, अपॉन एरिया ऑफ वाई ट्रायंगल का जो रेशियो होगा वो डिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होगा। डिस्टेंस क्या है, ये r है, मतलब साइड का रेशियो, डिस्टेंस मतलब साइड का रेशियो, ये r है साइड, ये टोटल डिस्टेंस क्या है 2r है, तो ये r स्क्वायर अपॉन 2r का स्क्वायर। डायरेक्ट आपका है, नहीं तो सिमिलर ट्रायंगल आप देख लीजिएगा क्लास 10 का अगर बुक आप रखे होंगे तो, सिमिलर ट्रायंगल का बार बार जरूरत पड़ता है ना। अब टाइम मेरे पास रहता तो हम 2 मिनट में रिकैप कर देते पूरा, बट पता चलेगा फिर हम उधर डिबेट हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल का थेल्स थ्योरम तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है, वो एकदम और आना चाहिए। हाँ हाँ वही तो, एक एरिया के लिए मतलब एरिया वाला जनरली लोग भूल ही जाते हैं, तो दो सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो होता है वो साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये 4r² होगा, r² कैंसिल, ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एरिया ऑफ वाई जो हो गया, एरिया ऑफ वाई इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ एक्स हो गया। अगर हमें जूम कर लेते हैं, अगर हमें जूम कर लेते हैं कि जो रेडियस है एक्स वाला का r, ठीक है, लेट रेडियस ऑफ एक्स इक्वल टू r, तो रेडियस ऑफ y इक्वल टू, चूंकि एरिया 4 गुना कब होगा, जब रेडियस दुगना होगा 2r, रेडियस क्या होगा, दुगना होगा। तो सिंपल है बउआ कि गिवन डाटा से निकल लिया कि इसका रेडियस r है तो इसका रेडियस 2r होगा, चूंकि रेडियस के बिना बउआ आप
नहीं निकाल सकती है एक्सिस पे या सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हुआ है। तो रेडियस चाहिए कि रेडियस का रेशियो क्या है। तो अगर एक का रेडियस आर है तो दूसरे का रेडियस 2r हो गया। ठीक है, दूसरे का रेडियस क्या हो गया, 2r हो गया। तो अगर आपसे, ठीक है बाबू, पूछो यहां तक में डाउट है तो। नहीं सर। हाँ, ये सिंपल है कि भाई सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो होता है वो साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, बस। ठीक है, साइड का ये r डिस्टेंस, ये 2r डिस्टेंस है ना, जो लिखा उस बेसिस पे। तो बउआ हमको निकल के आ गया कि रेडियस जो है, एक अगर r है तो दूसरे का 2r है। तो जब सेंटर पे करेंगे बउआ, ये मान लीजिए एक्स ट्रायंगल है, ये वाई ट्रायंगल है, तो जो सेंटर होगा एक्स पे क्या हो जाएगा आपका, म्यू नॉट एन को लेना है नहीं लेना जो भी, अगर म्यू नॉट एन आई, इसका 2r, रेडियस का r लिए तो 2r हो गया। और y वाले का क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 इंटू आर का वैल्यू क्या, 2r है, तो 2 इंटू 2r, 2 इंटू 2r। ठीक है, तो डिवाइडेड कर देंगे अगर, चूंकि हमसे बी वाई अपॉन बी एक्स पूछा है, बी वाई अपॉन बी एक्स, तो इस सब के सब अगर अब डिवाइड करोगे, म्यू नॉट एन आई 2r कैंसिल, 1/2 होगा। तो बी वाई अपॉन बी एक्स क्या हो जाएगा आपका, 1/2 ऊपर हो जाएगा बुआ। ठीक है, बी वाई ऊपर रखेंगे तो 1/2, ऐसे ये 1, तो 1:2 ही आएगा। ठीक है, सिमिलरली रेशियो अगर यहाँ पे निकालेगी, यहाँ वाला भी एक्सिस वाला भी है बबुआ आपके पास फॉर्मूला, जो म्यू नॉट अपॉन या म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। यहाँ पे भी अगर रेशियो निकालोगे सेम ही आएगा बबुआ, 1/2। आप निकाल कर करके देखना कि एक्सिस पे भी क्या सेम ही आ जाता है रेशियो। ठीक है सर जी। हाँ सर। हम्म। अब ये सब क्वेश्चन आपको आना चाहिए बबुआ, है ना, भारी लगे कुछ भी लगे आपको, मतलब मेहनत कर करके सीखना ही पड़ेगा बबुआ। ये चैप्टर में बेस बनाना अगर बहुत अच्छा तो सीखना पड़ेगा। ठीक है, लिखेंगे एक क्वेश्चन कि द फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ वायर, द फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ वायर ऑफ एन टर्न, प्लेन ऑफ वायर ऑफ एन टर्न एंड रेडियस आर, रेडियस सर आर। फिर से बोलिएगा शुरू से। द फील्ड, द फील्ड normal to the plane of wire, the field normal to the plane of wire, plane of wire of n turn, of n turn and radius r, radius r, which carries a current I, which carries a current I, current I is measured on the axis of coil, is measured on the axis of coil, axis of coil at a small distance h, at a small distance h from the center of coil, h from the center of coil, h from the center of coil, full stop. This is a smaller than field, this is a smaller than field, this is a smaller than the field at center, this is a smaller than the field at center by the fraction, a smaller than the field at center by the fraction, by the fraction। पहला है 3/2 एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, चॉइस है हुआ। दूसरा है 3/2 आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। तीसरा है 2/3 आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। चौथा है 2/3 एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर।
और उसका क्वेश्चन पढ़ लियोगे, समझा पाएगी क्वेश्चन क्या पूछा है? हाँ सर, एक मिनट। थोड़ा समझाइए क्वेश्चन हमको। सर, एक फील्ड है जो एक वायर के परपेंडिकुलर ही रखा गया है। फील्ड पर रखा नहीं जाता बउआ। आपको ऐसे मतलब बोलेगी कि ऊपर ये है। बोलेगी ये बोलेगी कि एन नंबर ऑफ टर्न्स है, कॉइल है सर्कुलर जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स एन है, जिसका रेडियस आर है, जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। तो इससे जो फील्ड निकल रहा है इस प्लेन का नॉर्मल निकल रहा है तो निकलेगा ही बउआ। ठीक है, अगर मैंने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अंदर जाएगा चाहे ऊपर जाएगा। तो कह रहा कि ऊपर निकल रहा है ना? क्या कह रहा, ऊपर निकल रहा है। इसका मतलब क्या है? ऊपर निकल रहा है मतलब नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल का मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है करंट। नॉर्थ पोल है, ऊपर जा रहा है का मतलब निकल रहा है मेरे आंखों की तरफ। आंख में तीर आके लग रहा है, आंख में तीर लगने का मतलब ये नॉर्थ पोल जैसा जहां से फील्ड निकलते हैं नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल कब होगा? जब एंटी क्लॉकवाइज करंट जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ तक का क्वेश्चन ये ठीक है। आगे। हो गया सर, बस अब निकालना है। ये दिया हुआ है कि मतलब कुछ ये ऑप्शंस दिया हुआ है, उसमें से नहीं नहीं, चूज अभी पूरा करना है क्वेश्चन नहीं है। पूरा क्वेश्चन अभी नहीं समझाइए बाबू। अभी तो ये है कि एन नंबर ऑफ टर्न्स है, रेडियस आर है, करंट आई है, उसे एक नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है। हाँ, तो फाइनली पूछा क्या? बोलो हाँ। नहीं पता सर, हमको खुद समझ में आ रहा। कौन सा लाइन समझ में नहीं आ रहा, ये बताओ। If this is smaller than the field at center by the लेकिन उसके fraction, पहले तो आप उसके पहले क्यों नहीं पढ़ी है जिसमें लिखा है कि करंट the आई इज मेजर्ड तो मेजर्ड आप ऑन बता द, नहीं नहीं, वो कहाँ आपने बोली कि मेजर्ड ऑन द एक्सिस ऑफ कॉइल एट अ स्मॉल डिस्टेंस एच फ्रॉम सेंटर ऑफ कॉइल। ये कहाँ आपने बोली कि अब है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आप ये बोल सकती थी ना साफ लैंग्वेज में कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो है वो इस कॉइल से एच डिस्टेंस अवे इसके एक्सिस पे लिया गया है। एच डिस्टेंस अवे इसके एक्सिस पे लिया गया है। तो यहाँ पे जो एच डिस्टेंस अवे एक्सिस पे लिया गया है, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड लिया गया है और इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकाला गया। तब पूछा गया कि जो एच डिस्टेंस अवे निकाला गया है मैग्नेटिक फील्ड, वहां का मैग्नेटिक फील्ड सेंटर के मैग्नेटिक फील्ड के अपेक्षा कितना टाइम्स स्मॉलर है। वही चॉइस दिया है, वही आपको चॉइस दिया है। तो अगर वही चॉइस दिया है तो अगर हम सेंटर पे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो अब तो रटा गया सब लोग का कि म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर, क्योंकि एन नंबर ऑफ टर्म्स इस क्वेश्चन में दिया है। ये सेंटर का हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस, एक्सिस में यहाँ एक्स डिस्टेंस ना दे करके सिर्फ वही किया है, वो एच डिस्टेंस दे दिया है, एच के टर्म में कहा है। तो एक्सिस पे क्या होता है फॉर्मूला? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, चूंकि यहाँ भी नंबर ऑफ टर्म्स एन है तो एन हो जाएगा अपॉन 2 आर। जो डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका? तो एच डिस्टेंस ऊपर है, इसका मतलब आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करते तो इसका वैल्यू है एच है, फिर पावर 3/2। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। इसी का आपसे फ्रैक्शन पूछा है बउआ, इसी हिसाब का फ्रैक्शन पूछा है। ठीक है कि बी एक्सिस, इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट से। बी एक्सिस अपॉन बी सेंटर, बी एक्सिस अपॉन बी सेंटर, इसी को सॉल्व करना होगा। देखो यहाँ पे, तो इसमें अगर आप बी एक्सिस अपॉन बी सेंटर करोगे तो बी सेंटर का वैल्यू बी एक्सिस अपॉन बी सेंटर, ठीक है, इसका म्यू नोट एन आई अपॉन 2 आर लिखोगे तो म्यू नोट एन आई, म्यू नोट एन आई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं? बी एक्सिस अपॉन बी सेंटर। ये रहेगा आपका। ये नीचे यहाँ आर बचा हुआ है, यहाँ पे आपका आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर पे पावर 3/2 म्यू नोट एन आई अपॉन कैपिटल आर हर जगह लिखे थे, यहाँ भी लिखेंगे। ये आर और ये आर स्क्वायर आर क्यूब बन जाएगा, आर क्यूब बन जाएगा। सिंपल हमने डिवाइड किया है बउआ,
आप चाहो तो मल्टीप्लाई 1 अपॉन ये लिख सकते हो, अगर दिक्कत होता है तो यहाँ चाहो तो लिख सकते हो बी एक्सिस अपॉन बी सेंटर इक्वल टू आर इंटू आर क्यूब बन जाएगा। तो ये आपका हो गया आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पे पावर 3/2। ठीक है, डिवाइड करके काट उठ के यही आएगा आपको। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, बस यही चीज आपको सोचना है। इसको अगर आप सुविधा के लिए बोलोगे तो आप चाहो तो लिख सकते हो आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट अंडर, क्योंकि 3/2 है, पे पावर 3। तो चाहो तो आप इसको पावर 3 ओवर ऑल दे सकते हो, तो ये आर क्यूब हो जाएगा, नीचे वाले पे क्यूब होगा तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, रूट का मतलब 1/2, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पे पावर हाफ पे पावर क्यूब 3/2। को थोड़ा सा स्मार्टली अगर आउट करेगा तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये आर जो है स्क्वायर रूट के अंदर निकलेगा तो यहाँ आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ आर स्क्वायर हो जाएगा। ये सारा मैथ जो है क्लास 10 के पहले का है बाबू। सर्ट्स जो है क्लास 8 का मैथ में पढ़ना था, जितना हेरा फेरी करना क्लास 8 में ही करना था। सर्ट्स एक टॉपिक है। ये जो कन्वर्ट हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर एक हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 1 प्लस एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्लास 11 था 12th में हुआ फिजिक्स का मतलब है कि आपको मैथ की नॉलेज ठीक ठाक होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से फिजिक्स पढ़ पाओगे। फाइनली क्या हो गया यहाँ पे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो बी ए अपॉन बी सी इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस में चला जाएगा, पावर माइनस हाफ होगा, इसका मतलब 1 प्लस एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर पे पावर माइनस हाफ इंटू 3 -3/2 -3/2। चूंकि चॉइस दिया रहता है अगर क्वेश्चन में, तो जब आप लिखते हैं यानी ये एक्सप्रेशन यहाँ तक तो कोई भी इंसान बोलो जिसको फॉर्मूला याद है एकदम फर्स्ट लाइन में वो लिखेगा फॉर्मूला, डिवाइड कर देगा, डिवाइड कर कर करके उसको ये आ जाएगा। इसके बाद का मैनिपुलेशन वही कर पाएगा जो भाई प्रैक्टिस करता है ठीक ठाक, अदरवाइज मुश्किल होगा। और ये कैसे आता है आइडिया, तो भाई ये प्रैक्टिस से आता है। क्वेश्चन अगर हम लेकर बैठेंगे 10 को बनाएंगे तो उससे आपके दिमाग में आइडिया लगेगा। ठीक है, यहाँ से एक लाइन और बढ़ेंगे आप तो अगर जिनको बायनोमियल एक्सपेंशन का थोड़ा सा भी नॉलेज होगा, बी ए अपॉन बी सी, वो पावर जो है मल्टीप्लाइन चला आता है, तो ये 1 माइनस पावर -3/2 है तो -3/2 एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, -3/2 एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये इधर ले जाओगे 1 माइनस बी ए बाई बी सी, इसको इधर लाओगे तो ये 3/2 एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यही पूछा था आपसे कि कितना, एकदम जो लैंग्वेज है उसमें उसमें यही पूछा है कि दिस इज स्मॉलर देन फिल एट द सेंटर बाय द फ्रैक्शन, कितने फ्रैक्शन से जो फील्ड होगा एच डिस्टेंस पे, वो जो सेंटर पे फील्ड है उससे कम है, तो कितना, 3/2 एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड में आपको क्वेश्चन सोचेंगे कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं आएगा बाबू। आपको नंबर ऑफ टर्न का रेशियो दे देगा, उससे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पूछ देगा, या डिस्टेंस को वेरी करवा के कहीं पे पूछ देगा, है ना। क्वेश्चन बैंक आपके हाथ में होगा, शायद आप ज्यादा देख रही हुई हमसे क्वेश्चन। जितना मैथमेटिकल पोर्शन से आप भागेंगे उतना आप परेशान होंगे फिजिक्स को लेकर के।
इसीलिए फिजिक्स पढ़ते समय आप पेशेंस से सोचें कि नहीं भाई मैथमेटिकल पोर्शन को हम कैच करें। और इंटीग्रेशन की जहाँ तक बात है तो जो मैथ का स्टूडेंट है उसको तो इंटीग्रेशन इतना पढ़ना होगा कि सोच भी नहीं सकते हैं। उसके सामने तो ये बहुत ही छोटा लेवल का लगेगा इंटीग्रेशन। क्लास 12th में तो जो पढ़ना है एक्चुअली डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ही तो पढ़ना है मैथ में। उनको इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। लिखो, छोटा हेडिंग लिखो। अब जैसे देखो ये हेडिंग है, इसमें और ठीक ठाक इंटीग्रेशन यूज होगा, लेकिन ये सब चीज जो है क्लास 12 का एकदम मतलब इंटीग्रल पार्ट है सर। ये नहीं है कि है क्लास 12 का बाहर की चीज है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर। कोई फाइनाइट वायर है, उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर। फाइनाइट वायर। अभी तक हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट देखा है जिसको बायर सवर्ट लॉ का है। दूसरा नंबर हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप देखा है। सर्कुलर लूप के सेंटर पे देखा है और सर्कुलर लूप के एक्सियल पॉइंट पे देखा है। इसी को देखते समय हम लोग को बायर सवर्ट लॉ सॉरी गॉसस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म आ गया, जिसमें क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी जीरो है। उसका फिजिकल मीनिंग बार बार बोर्ड में पूछा है। इस सर्कुलर लूप के एक्सियल पॉइंट या सेंटर पे ये भी बार बार बोर्ड में पूछा है। 5-7 साल का क्वेश्चन उठा के देखो, न्यूमेरिकल मस्ट पूछा है और ठीक ठाक न्यूमेरिकल पूछा है, जिसपे हमने जिस लेवल पे नहीं आया अभी। ठीक है, सर्कुलर लूप में आप देखोगे हर एक अल्टरनेट ईयर में सर्कुलर लूप के बेसिस पे न्यूमेरिकल कुछ ना कुछ बोर्ड में निश्चित तौर पे डाला है। तो बायर सवाट लो आपको इंटीग्रल ये वेक्टर फॉर्म में याद होनी चाहिए, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक मार्क्स में पूछ सकता है। जो सर्कुलर लूप के सेंटर पे और एक्सियल पॉइंट पे क्या फॉर्मूला होता है ये एकदम जुबानी याद होनी चाहिए, और यहाँ तक में न्यूमेरिकल आपको होना चाहिए। गॉसस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है, उसका फिजिकल मीनिंग क्या है, यहाँ तक याद रखिए। अगर पिछले 8 साल का क्वेश्चन देखोगे तो निश्चित तौर पे सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर है ना। तो नेक्स्ट फॉर्मूला अब हम लोग को जो आएगा, कोई फाइनाइट लेंथ का वायर है, फाइनाइट लेंथ का कोई वायर है, इसके द्वारा किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस पे, ठीक है मान लेते हैं इससे हम डी डिस्टेंस पे, इस वायर के डी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कोई पॉइंट पी है, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे। तो कोई फाइनाइट लेंथ का वायर है, ठीक है, उस फाइनाइट लेंथ के वायर में जिसमें आपका करंट आई फ्लो हो रहा है, पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। इसको हम लोग करने के लिए चूंकि हमारे पास बेसिक फॉर्मूला बायोट सभाट लॉ है। बायोट सभाट लॉ क्या कहता है, आइडियल। तो हम लोग क्या करेंगे, हम एक छोटा सा इस फाइनाइट वायर में एक छोटा सा करंट का टुकड़ा कट करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट कट करेंगे, ठीक है, जिसको कि हम लोग आई डीएल यानी डीएल लेंथ का एक हम लोग वेक्टर लिए, डीएल लेंथ का एक स्मॉल एलिमेंट कट किए। इसी डीएल लेंथ को अगर क्या करेंगे हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ का इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ इंटीग्रेशन जो है लेंथ के बेसिस पे नहीं देंगे बउआ, यहाँ जो इंटीग्रेशन है आपका, ठीक है, वो इंटीग्रेशन क्या होगा, एंगल के आधार पे। एंगल के आधार का मतलब क्या हो गया कि इस वायर का जो फाइनाइट लेंथ का वायर है, फाइनाइट लेंथ का वायर जो ये टॉप पॉइंट है, इसको अगर यहाँ से मिलाते हैं और ये एंगल जो है यहाँ से यहाँ तक का एंगल, इसका नाम हम φ1 देते हैं। इसका नाम हमने क्या दिया, φ1। ठीक है, जो ये रेफरेंस लाइन है यहाँ से यहाँ, ये φ1 एंगल हुआ। और जो नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है, यहाँ से अगर हम मिलाते हैं इसको, तो यहाँ पे एंगल क्या आपका बना, यहाँ से यहाँ एंगल, इसका नाम हमने φ2 रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाएगी कि जब हम पहली बार लाइफ में एंगल पढ़े होंगे, जब पहली बार हम लोग लाइफ में एंगल पढ़े होंगे, ठीक है, जब हम एक्यूट एंगल, ऑब्टूस एंगल, राइट एंगल ये सब पढ़े होंगे, तो हमको ये सबसे पहला बार बताया गया होगा कि एंगल हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। तो ये एंगल जो है φ2, ये एंटी क्लॉकवाइज लिया गया है, ये रेफरेंस लाइन ये है, इस इधर की तरफ φ2, इस एंगल को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। और ये रेफरेंस लाइन से जब हम
इसकी बात कर रहे हैं, इसकी एंगल की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज को हम फाई 1 एंगल को क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव बेसिस पे। अगर हमें लिमिट रखने की जरूरत पड़ेगी तो हम इसी के भी अकॉर्डिंग लिमिट को रखेंगे। तो एक तो ये हो गया कि सपोज एल लेंथ का मेरे पास वायर है, एल लेंथ के वायर के इनिशियल पॉइंट से और फाइनल पॉइंट से हमने जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट को ज्वाइन किए। हमने एक तरफ एंगल φ1 बना, दूसरे तरफ एंगल φ2 बना। उसके बाद चूंकि मेरे पास एक ही चीज है मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए अभी तक में, वो बायोट-सावर्त लॉ है। तो बायोट-सावर्त लॉ तभी हम लगा पाते हैं जब हमको स्मॉल एलिमेंट चाहिए। ये पूरे लेंथ का एक छोटा सा टुकड़ा हमने डीएल लेंथ को कट किया, डीएल लेंथ को कट किया। तो ये डीएल लेंथ जो है वो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है सेंट्रल लाइन के साथ, हमको इसके लिए करना होगा। तो सेम कहानी, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट इसका है, मान लो कि ये जो टुकड़ा है इसका नाम हमने सी और डी रखा, स्टार्टिंग पॉइंट सी और डी रखा। हमने पॉइंट पी को ज्वाइन किया, पॉइंट पी को हमने ज्वाइन किया, और हमने क्या डी से, और सिमिलरली हम सी से किए। ठीक है, सी से किए। ये जो एंगल बना रहा है, ये जो एंगल है, क्योंकि ये डीएल एलिमेंट है तो ये एंगल क्या कहलाएगा, डी फाई, डी फाई एंगल। और ये कितना डिग्री पे बना रहा है, तो सेंट्रल लाइन से ये पूरा एलिमेंट, ये पूरा एक को डी फाई का, डी फाई मतलब बहुत बहुत छोटा एंगल है, वो सेंट्रल लाइन से फाई एंगल पे बना रहा है, सेंट्रल लाइन से फाई एंगल पे। इतनी चीज आपको यहाँ होनी चाहिए इस फिगर में। ठीक है, दुनिया का कोई टेक्स्ट बुक है, दुनिया का कोई टीचर है, दुनिया का कोई इंसान पढ़ाएगा, इसके बिना प्रूफ कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। पूरे दुनिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी शहर की बात नहीं कर रहे हैं बाबू। तो एक फाइनाइट लेंथ का वायर है जिसके द्वारा पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हम वायर के इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे φ1 और φ2 एंगल लेते हैं। φ2 मेरा एंटी क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव एंगल होगा, φ1 मेरा क्लॉकवाइज है, निगेटिव एंगल कहलाएगा। अब हमारे पास बायोट-सावर्त लॉ है, इसीलिए हम इस करंट वायर का एक स्मॉल एलिमेंट डीएल लिए। डीएल जो है वो सेंट्रल लाइन से कितना डिग्री पे है, डीएल का इनिशियल और फाइनल पॉइंट को हमने मैच करवाया। डीएल का एंगल के टर्म में कितना है, तो डी फाई है थिकनेस, लेंथ के टर्म में डीएल है और एंगल के टर्म में ये थिकनेस डी फाई है, डी फाई है। ये डी फाई जो है वो सेंट्रल लाइन से कितना डिग्री पे है, 5 पे सिचुएटेड है। ठीक है, 5 पे सिचुएटेड है। ये इस वायर से हम कितना डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, हम डिस्टेंस डी पे निकाल रहे हैं, हम डिस्टेंस डी पे निकाल रहे हैं। पॉइंट पी जो है इस वायर से डी डिस्टेंस अवे है। ठीक है, डी डिस्टेंस अवे है। ये जो हमने स्ट्रिप कट किया है